अगर आप प्लान कर रहे हैं एक ब्रेज़ा ख़रीदने के लिए और आपके पास बजट है कम, तो इस वीडियो में ब्रेज़ा के रिव्यू के साथ आपके लिए बहुत कुछ ख़ास है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैल्कन विंग्स। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसने कई लोगों को कंफ्यूज कर रखा है, जो लोग नई गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं गाड़ी ख़रीदने के, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो या 2 व्हीलर्स हो। 2 व्हीलर्स में तो थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप 4 व्हीलर्स की बात करें तो कोई भी अगर आप एक मॉडल उठा करके देख लीजिए, जैसे कि मैं अभी जो बैठा हुआ हूँ, मैं ब्रेज़ा की एक बेस वेरिएंट है उसमें बैठा हुआ हूँ। तो ब्रेज़ा अगर आप मान लीजिए ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें कई सारी आपको ऑप्शंस मिलेगी, कई सारे इंजन ऑप्शंस मिलेंगे और साथ ही साथ फ़ीचर्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे क्या लेना है अपने लिए, क्या नहीं लेना है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो होता है गाड़ी का वो ख़रीदूं, ताकि मुझे हर किस्म की जो फ़ीचर्स हैं उससे लेस हमारी गाड़ी मिले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी फ़ीचर्स आते हैं तो उसके साथ साथ कंपनीज़ जो हैं गाड़ी के दाम में कई गुना ज़्यादा इजाफ़ा कर देती हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट है प्राइस का, तो इस पे कहाँ तक वो जस्टिफाइड होता है या नहीं होता है, या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें रहता है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, ये थोड़ा सा मतलब जनरल टॉपिक से हट करके है, क्योंकि ये जो गाड़ी जैसे बेस वेरिएंट हम लोगों ने ख़रीदी थी, हमारे एक फ्रेंड की ये गाड़ी है और उसमें कुछ ऐसा बदलाव किया गया कि जिसके वजह से ये गाड़ी लगभग बाहर से आप देखेंगे तो भी आपको टॉप वेरिएंट की तरह दिखेगी, बहुत कुछ अंदर से भी टॉप वेरिएंट की तरह दिखती है। तो कुछ सामान हमने इसमें कंपनी से इंस्टॉल करवाए, कुछ बाहर आफ्टर मार्केट कुछ सामान लगवाएं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि गाड़ी की वारंटी वाइड नहीं हो और कहीं भी वायरिंग कट वगैरह का इशू इसमें आपको नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ बाहर से आफ्टर मार्केट भी लगी हैं तो वो प्रॉपर इक्विपमेंट लगाए गए हैं, ताकि वायरिंग से किसी भी किस्म का जो गाड़ी की जो ओरिजिनल हार्नेस होती है उसे छेड़छाड़ ना हो। तो इस तरह से सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। तो मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी चेंजेस करके कैसे आप अपनी बेस वेरिएंट की, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जो भी आप गाड़ियाँ लेते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब फ़र्क रहता है रेट में। मान लीजिए बेस वेरिएंट की ये गाड़ी है, लगभग 8-8.5 लाख रुपए की गाड़ी आती है, और वहीं अगर आप इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट उठा के देखिएगा तो लगभग 13-14 लाख रुपए तक जाती है। तो क्या उतना पैसा देना वर्थ है? अगर आप चाहते हैं कि वन टाइम आपको पूरी फुल्ली फिटेड गाड़ी मिल जाए सारे फीचर्स के साथ, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप कंपनी फिटेड ही गाड़ी लें। उसमें कंपनी की तरफ से बहुत सारे फीचर्स भी रहते हैं, बहुत सारी वारंटी भी रहती है, तो उसमें आपको कोई इशू आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आप क्या कीजिएगा? आपको सारी फैसिलिटीज़ भी चाहिए लेकिन बजट कम है, तो उसका मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। तो एक एक करके हम लोगों ने क्या क्या गाड़ी में इंस्टॉल करवाया था वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस गाड़ी की बतला देता हूँ, और क्या खर्च लगा था वो भी मैं आपको बतला दूँगा। ठीक, तो इस गाड़ी में लगाया गया है एक टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड प्ले पर आधारित है। इसमें आपको एप्पल की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। और सबसे पहले आइए इसका साउंड सुनते हैं, इसका साउंड किस तरह का है। ये देखिए, ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है और मैं अभी इसे प्ले कर देता हूँ। ये मेरा ही एक वीडियो है, जिसको पिछले वाले जो मैं वीडियो है, मैं आई बटन में लिंक भी दे दूँगा, जो विंटेज कार और बाइक की कलेक्शन थी वो वाला ये वीडियो है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। जमशेदपुर में ये प्रोग्राम था। यहाँ पर फ्यूल ले लेंगे। ये देखिए, ये साउंड है इसका। इस सफ़र में आगे चलेंगे। यहाँ से भी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। टच रिस्पॉन्स ठीक ही ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं। और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे तो नॉर्मल सारे कंट्रोल्स हैं। आप देख रहे हैं ये आपका एसी का कंट्रोल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये फ़ैन की स्पीड हो गया, एसी ऑन ऑफ का बटन है, और ये आपका एडजस्टमेंट है कि किस तरह से आपको विंड चाहिए, और ये आपका हॉट एंड कोल्ड का एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा यहाँ पे आप देखिए तो एक आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। इसमें आप कुछ भी अपना गाड़ी की सफाई के लिए अगर कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो वैक्यूम क्लीनर वगैरह लगा सकते हैं, जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। ये आपको एक USB पोर्ट यहाँ पे मिल रहा है और साथ में ऑक्स मिलता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक USB और ऑक्स साथ में इसमें दिया हुआ है। इन दोनों तरह से आप इसको फ़ोन को अपने कनेक्ट कर सकते हैं। ये ग्लव बॉक्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोल सकते लेकिन छोटा भी नहीं है, ठीक है। और ये फिट एंड फिनिश देखिए अगर गाड़ी की, तो ये काफ़ी मतलब ढंग से बनाया हुआ है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई लो क्वालिटी की ये गाड़ी है, काफ़ी अच्छा है। हाँ, गियर के नॉब की जहाँ तक बात की जाए तो थोड़ा सा मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मतलब क्वालिटी अच्छी है, पकड़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा और
प्रीमियम दिखना चाहिए था, वो चीज़ इसमें कमी है। वो तो हम लोग बाद में ऊपर से भी चेंज कर सकते हैं। वैगन आर में भी हम लोगों ने दिखाया था कि वो वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो वैगन आर में हम लोगों ने इस नॉब को किस तरह से चेंज किया था मेरे फ्रेंड ने। तो इस तरह से हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है, मतलब बेस वेरिएंट में। आप इसमें ऑटोमेटिक भी चुन सकते हैं, अगर आप ऊपर वेरिएंट में जाएंगे तो ऑटोमेटिक में भी ये गाड़ी अवेलेबल है। एमटी ट्रांसमिशन में आती है। आपका ये जो हैंड ब्रेक है इसका भी क्वालिटी अच्छी है, पकड़ने में अच्छा मतलब फील हो रहा है ये, और प्रीमियम भी दिख रहा है। और यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, तो 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ कुछ स्टफ़ आप अपने रख सकते हैं, ये आप यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक बोतल रखी हुई है। सीट की एडजस्टमेंट की बात की जाए तो सीट जो है इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। सीट का एडजस्टमेंट अगर आप देखिएगा तो ये जो सीट है ये नॉर्मल मतलब है, आप उसको अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे जिस तरह से करना है, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलती है। तो सीट के हाइट एडजस्टमेंट आपको बेस वेरिएंट पे नहीं मिलेगी। फ्रंट सीट पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको हेडरेस्ट दोनों सीट पे दिया हुआ है, लेकिन उसी तरह आपको रियर वाली जो सीट है उस पर आपको हेडरेस्ट का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। 3 लोग इस पर आराम से बैठ सकते हैं। बीच वाले के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम्प फील होता है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं हल्का सा हम्प है, लेकिन उससे कुछ खास दिक्कत नहीं आती है। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सीट है आपकी ये स्प्लिट नहीं है, यानी अगर आप इसको फोल्ड करना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी सीट फोल्ड होगी, और उसके बाद आप अपना कोई भी बड़ा सामान जो है पीछे रख सकते हैं। और बूट स्पेस ऐसा इसका काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से इस तरह से दिखता है कुछ गाड़ी का कैबिन, जो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव है और फील अच्छा देता है। जो कवर वगैरह आप देख रहे हैं ये काफ़ी प्रीमियम जो आपको दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें अलग से लगाई गई हैं। और ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके चारों डोर को अगर आप देखें तो चारों डोर में आपको बोतल रखने की सुविधा भी मिल जाती है। ये काफ़ी पहले वाली जो गाड़ियाँ आती थी ना, हमारे जो फ्रेंड के पास एक वैगन आर थी, उसमें नहीं ये सिस्टम था, तो हम लोगों को बोतल रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। यहाँ पे एक छोटा सा बस ऑप्शन था बोतल रखने का, तो एक ही बोतल आप रख सकते। इसमें चारों डोर में ये फैसिलिटी दी गई है। वहाँ भी देखिए हम लोगों ने एक बोतल रखी हुई है। तो इस तरह से ये गाड़ी है। यहाँ पर आपको एक बॉडी लैम्प मिल जाता है जो कि सेंटर में गाड़ी के दिया गया है, जो आगे और पीछे दोनों के एरिया को कवर कर लेता है। ये एक अच्छी चीज़ है। IRVM आपका नॉर्मल है, उसको आप फोल्ड कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसमें। और ये देखिए ये पीछे में जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें कोई वाइपर नहीं है। अब इसमें इंटरनली ये एक जगह दी गई है या नहीं दी गई है, कभी हम लोग इसको चेक कराएंगे बाद में। और अगर इस पर वाइपर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं बिना मतलब वायरिंग वगैरह से छेड़छाड़ किए, तो मैं आपको ज़रूर बाद में बतलाऊँगा कि इसमें हम लोगों ने वाइपर लगाया है और किस तरह वो फिट होगा, ये भी बताऊँगा। अगर इसमें वैसा कोई ऑप्शन रहा तो, अगर कंपनी ने कुछ वैसी जगह नहीं छोड़ी होगी तब तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। इसके रियर बम्पर पे लगा हुआ जो रिफ्लेक्टर आप देख रहे हैं तो वो भी मॉडिफाई किया गया है। तो जो पुराना वाला रिफ्लेक्टर आता था वो सिर्फ रिफ्लेक्टर था, लेकिन इसमें रिफ्लेक्टर के साथ साथ इंटीग्रेटेड LED लाइट्स भी है, तो ये चीज़ अलग से लगाई गई है। ब्रेज़ा में आपको मिल जाता है 328 लीटर का फुट स्पेस, जो काफ़ी है। मतलब आप अपनी जर्नी के दौरान काफ़ी अपने स्टफ्स इसमें रख सकते हैं। और इसके नीचे देखिए ये एक स्पेयर व्हील आपको मिल रहा है, और स्पेयर व्हील में इंटीग्रेटेड है टूल किट, जिसमें जैक और स्पाइनर्स वगैरह अवेलेबल है। और बूट के डोर को बंद करने के लिए ये होल्डर दिया हुआ है। और आप इसमें देखें हम लोगों ने इसमें एक नीचे कैमरा इंस्टॉल करवाया है। इस रिवर्स पार्किंग कैमरा से हमें कुछ इस तरह का व्यू मिल जाता है गाड़ी रिवर्स करते समय, जो काफ़ी सफिशिएंट है। मतलब आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये गाड़ी रिवर्स करने में। अब देखते हैं हमें बेस वेरिएंट में और भी क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाती हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं स्टीयरिंग, ये आपका टिल्ट आप इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें टेलीस्कोपिक फंक्शन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर नीचे में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक लीवर दिया हुआ है, इसे आप ओपन करेंगे, ये लीवर है, इसे आपको ओपन करना है। और ये स्टीयरिंग की जो पोजीशन है वो आप इस तरह से टिल्ट पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पर से वापस लॉक कर दीजिए, तो ये लॉक हो जाएगा। और इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। और यहाँ पे अब कुछ फीचर्स आप देखिए, ये ORVM के कंट्रोल्स हैं, यानी कि अगर आप इसे राइट साइड में करते हैं तो ये देखिए ये ORVM आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह लेफ़्ट वाले के लिए यहाँ पे आपको इधर लेफ़्ट की तरफ करना होगा, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सारे एडजस्टमेंट हैं इसके। और चारों आपका जो विंडोज़ आता है वो पावर विंडो है, और इसी तरह आपका लॉक अनलॉक का यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने डोर को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ये आपका अनलॉक हो गया और ये लॉक हो गया, ठीक है। मिरर कंट्रोल्स के बारे में आपको बता दूं कि ये आपका ये जो ऑटो फंक्शन आप देख रहे हैं, एक तो ये ऑटोमेटिक वन टच पे ये पूरा मिरर आपका डाउन हो जाता है, ड्राइविंग सीट वाला, और साथ में आप इसको लॉक कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि बाकी अगर आप तीनों साइड के जो विंडोज़ हैं उन्हें आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये वाला विंडो आपका ओपन रहेगा इसको लॉक करने के बावजूद भी। ब्रेज़ा के बेस वेरिएंट के इंजन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें K15B सीरीज़ का जो इंजन है वो सुजुकी की तरफ से दिया जाता है, और इसमें ऑफ़र किया जा रहा है 1462 सीसी का जो इंजन है इसका, वो 4 सिलेंडर इनलाइन 4 सिलेंडर है, और इसमें पर सिलेंडर 4 वाल्व है। और इतना ही नहीं, ये DOHC सेटअप है, मतलब डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इसे कहा जाता है। जो लोग भी DOHC वाली गाड़ी पहले चला चुके होंगे तो उन्हें पता होगा कि इसके इंजन की परफॉर्मेंस और पावर बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है। तो ये चलाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस गाड़ी को जब आप चलाएंगे तो इसका जो फ़ील है इंजन का वो बहुत अच्छा है, काफ़ी स्मूथ चलती है गाड़ी, और मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर फील नहीं होती है ये गाड़ी चलाने में। मतलब आपको अच्छा पंच भी मिलेगा, अच्छा थ्रस्ट मिलेगा, आप इसे मतलब 150-160 तक मतलब इजीली ले जा सकते हैं। हम लोगों ने इसे हाईवे पर ट्राई किया हुआ है। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stop. अभी एक अच्छी पहल देखने के को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की तरफ से, कि अब आने वाली हर जो भी गाड़ियाँ होंगी 4 व्हीलर्स उसमें 6 एयरबैग मैंडेटरी होंगे। तो ये सारी चीज़ से देखिए गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, काफ़ी अच्छी बात है। कंपनीज़ को भी सोचना चाहिए कि इतना पैसा लेती है कंपनी गाड़ी बनाने के लिए और हम तक गाड़ी पहुंचाने के लिए, तो उसके बाद ये फ़ीचर्स में इतनी सारी कटौती और कॉस्ट कटिंग क्यों की जाती है। कम से कम सेफ्टी फ़ीचर्स जो है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक वाइपर के बारे में बतलाया, इस तरह की बहुत सारी फीचर्स है। हेडलाइट गाड़ी में कमज़ोर आती हैं, जैसे इस वाले वेरिएंट में हम लोगों ने प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है अलग से इंस्टॉल करवाया है, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। अगर आप भी कोई भी ब्रेज़ा लेते हैं बेस वेरिएंट, तो उसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प या फिर अगर LED लाइट का सेटअप अगर आपकी पुरानी वाली ब्रेज़ा में भी इवन नहीं है तो आप उसमें लगवा सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको हेडलाइट और टेल लाइट की असेंबली लेनी है और वो प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है, बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगा। तो उसके लिए सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कंपनी को ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो भी चीज़ मैंडेटरी तौर पर गाड़ी पर देनी चाहिए, जैसे ब्रेक्स हो गए, ABS सिस्टम हो गए, और आपका हेडलाइट की क्वालिटी हो गई, और फोल्डेबल ORVM हो गया। चलिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी जहाँ पर आप नैरो स्पेस में जाते हैं तो वो एक बहुत मैंडेटरी चीज़ हो जाती है कि आपका ORVM जो है वो आपका इंटरनली फोल्ड करने का उसे ऑप्शन है या नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि ग्लास डाउन कीजिए और उसको हाथ से करके फिर फोल्ड करना पड़ता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंपनी को ध्यान देनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स की बात नहीं कर रहा। अब जैसे मान लीजिए इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये कोई बहुत मेरे हिसाब से मैंडेटरी चीज़ नहीं है, बहुत लोगों के हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से नहीं है। म्यूज़िक सुनना है, आपका जितनी भी मारुति आती है सब में आपका हरमन का सिस्टम रहता है और काफ़ी अच्छा सिस्टम रहता है कि आप मतलब म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं। अब उसके लिए टच इंफोटेनमेंट सिस्टम के तरफ जाना मेरे हिसाब से उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ड्राइविंग करते समय मैंने कई लोगों की ये एक्टिविटी देखी है कि इधर ड्राइविंग कर रहे हैं और इस तरह से नज़र हटा करके रोड पर से और टच इंफोटेनमेंट सिस्टम को हैंडल करते हैं। ये एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि माइक्रो सेकंड का भी अगर मिस्टेक होता है, अगर आप हाईवे पर हैं, कहीं पर भी गाड़ी आपकी कॉर्नर की तरफ जा सकती है, सामने से आने वाली गाड़ी किसी से टकरा सकती है। तो इस सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इंफोटेनमेंट अगर आपको यूज़ करना है, अगर आपकी गाड़ी में यहाँ पे स्टीयरिंग पे कंट्रोल है, बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ से आप यूज़ कीजिए। टच स्क्रीन को बिल्कुल न छुए गाड़ी चलाते समय, और मोबाइल का भी इस्तेमाल ना करें गाड़ी चलाते समय। आजकल इसीलिए बहुत सारे फीचर्स दिए हैं कि कॉल वगैरह सब कुछ आप अपने स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कॉल आ रहा है तो यहाँ देखिए ये माइक लगा हुआ है, आप बात भी कर सकते हैं। आपके ऑडियो स्पीकर में जो लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है बात करते समय, तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, गाड़ी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी ऐसा इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी जान को या फिर सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को खतरा हो। ये सेफ्टी का आपको ध्यान प्रॉपर रखना है। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. प्रोजेक्टर हेडलैम्प की जैसे ये असेंबली आप देख रहे हैं, तो इसमें ये जो पूरे असेंबली है ये लगभग 3500 रुपये के आसपास में आती है। और अगर आपकी पुरानी वाली ब्रेज़ा में ये अवेलेबल नहीं है, मतलब फिट नहीं है, तो आप इसको अलग से भी ले करके इस पर बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है लगाने में, बिल्कुल इसमें प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि जो जेन्युइन प्रोडक्ट होता है, जो
मारुति एक्सेसरीज़ में मिलता है, या फिर आप ऑनलाइन अगर बूडमू से मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, वो लेकर के। जिस तरह ये देखिए, ये राइट साइड का हेडलैम्प का सेटअप है, उसी तरह आपका जो लेफ्ट साइड का हेडलैम्प का सेटअप है, वो सारा कुछ आप निकाल करके नया वाला सेटअप डाल सकते हैं। हेडलैम्प के दोनों कॉर्नर पे अगर आप देखें तो इसमें आपको LED DRL मिल जाता है, जो कि L शेप में है, जो काफ़ी अच्छा लुक इन्हेंस कर देता है गाड़ी के हेडलैम्प का। और ये इसकी पूरी हेडलाइट असेंबली है, जिसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है वो हाइलोजन प्रोजेक्टर मिलता है, जो कि लो बीम के लिए काम करता है। और नीचे की साइड में अगर देखें तो ये आपको ब्लिंकर्स मिल जाते हैं सामने देखने के लिए, और जो कि आपके फॉग लैम्प के साथ इंटीग्रेटेड है। और ये फॉग लैम्प की जो सेटअप है वो आप देख पा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा मतलब लुक आ जाता है। मतलब आप देख करके बता नहीं पाएंगे कि ये मतलब बेस वेरिएंट की ब्रेज़ा है। देखिए काफ़ी मतलब इन्हेंस्ड हो चुका है इस गाड़ी का लुक, ये सारे एक्सेसरीज़ लगाने के बाद। ORVM में आप देखें तो इंटीग्रेटेड LED ब्लिंकर्स है, लेकिन ये ऑटो फोल्डेबल ORVMs नहीं है। और इस गाड़ी में जो अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं वो मारुति सुजुकी के जो जेन्युइन पार्ट्स आते हैं उसी के अलॉय व्हील्स हैं, जो 25,000 रुपये कॉस्ट पड़े थे। और ये आप मारुति सुजुकी का जो अरीना वाला शोरूम होता है वहाँ से भी आप बिल्कुल ले सकते हैं इसको। तो ओवरऑल गाड़ी आपको कैसी लगी, ये ब्रेज़ा का बेस मॉडल, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, ये भी मैं जानना चाहूँगा। और मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आप एक कॉम्पैक्ट SUV की तरफ जा रहे हैं तो मारुति सुजुकी एक बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत रिलायबल ब्रांड है। अगर आपको काफ़ी दिन तक अपनी गाड़ी रखनी है तो आप ब्रेज़ा की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। इसका बेस वेरिएंट भी देख सकते हैं, टॉप वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हैं, जो मतलब आपको सूटेबल लगे। और देखिए ये जो बेस वेरिएंट है आपका 17 का इसका एवरेज क्लेम है, और 48 लीटर का आपका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। तो ओवरऑल आप देखिए तो 800 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है इस गाड़ी से आपको, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये गाड़ी मतलब मेंटेनेंस के तौर पर भी आप देखें तो बाकी कॉम्पैक्ट SUV की तुलना में काफ़ी मतलब ये आपको पॉकेट फ्रेंडली रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।